देखिए, अगर आपको डेटाबेस के साथ कुछ भी अगर यहाँ पे काम करना है, ठीक है, तो डेटाबेस जो है हम जो यूज करेंगे, ठीक है। डेटाबेस होता क्या है पहले उसके बारे में समझना है। तो डेटाबेस का मतलब क्या कि जहाँ पे आप डेटा को आप स्टोर करके रखने का एक जगह बोल सकते हो, या कंटेनर आप बोल सकते हो। तो डेटाबेस जो है बहुत अलग अलग टाइप का होता है जो हम लोग यूज करते हैं। माई एसक्यूएल हम लोग यूज करेंगे। सेम चीज आप ओरेकल के साथ भी आप कर सकते हो। तो डेटाबेस बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस है, ठीक है। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर भी है, ठीक है। अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। सिंटैक्स सबका सेम होता है, ठीक है। बस ये है कि अलग अलग कंपनी ने अपना अपना नाम दे दिया है, लेकिन इंटरनल जो सिंटैक्स है सब कुछ ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल सेम है। कोई अलग चीजें नहीं है, बस उसका इंटरफेस अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। उतना ही डिफरेंस है। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट करेंगे, डेटाबेस के अंदर में क्या सब चीजें होता है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। और फिर उसको जावा के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है, फिर वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके सिस्टम में माई एसक्यूएल या तो सेपरेटली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है XAMPP, ठीक है। जैम्प, ठीक है, इसको हम जैम्प प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, इसमें अगर आप जैम्प में जो एक्स है, ठीक है, एक्स का मतलब होता है क्या, क्रॉस प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, ठीक है। ए फॉर एपैची, जो एपैची के बारे में मैं भी आपको बताता भी हूँ, जो सर्वर है हमारा। एम फॉर माई एसक्यूएल। पी फॉर PHP, यानी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप PHP जो है वो भी एक प्रोग्रामिंग है, उसके उसको भी आप रन करने के लिए इसका यूज आप कर सकते हो आप। और एक और पी है, इसके लिए हम पाइथन भी हम यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी मुझे पाइथन और PHP के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना है, जस्ट मैंने इसका फुल फॉर्म बताया कि जैम्प होता क्या है, ठीक है। अब ये जो एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और फ्री अवेलेबल है, गूगल पे आप सर्च करोगे जैम्प सर्वर, आपको वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपके सिस्टम में सक्सेसफुली तरीके से अगर इंस्टॉल हो चुका है, तो क्या सब डिफरेंसेस आपको दिखेगा। आप अगर ब्राउजर पे आप आते हो, ठीक है, मैं भी आपको मेरा ब्राउजर दिखा रहा हूँ। अभी आप मेरा ब्राउजर आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है जैम्प, तो आपको सिर्फ टाइप करना है लोकल होस्ट, ठीक है। सिर्फ ये टाइप करना है, लोकल होस्ट टाइप कर किया और एंटर किया, तो आपको इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होने होना ना होना उसे कोई मैटर नहीं करेगा। ये बिना इंटरनेट के काम करता है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको अपेची टॉमकैट के बारे में बताया था, सर्वर के बारे में, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ये इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पे काम करेगा। लेकिन इसका जो यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे, अगर आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल है तो जैसे यहाँ पे मैंने ये किया है ना, आपको ये दिखेगा। जब अब इंस्टॉल हो जाएगा तो जैम्प कंट्रोल पैनल दिखेगा। मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करके देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको इसका कंट्रोल पैनल आपको दिखेगा, जहाँ पे कि अपेची रनिंग मोड में है, माई एसक्यूएल भी रनिंग मोड में है। ये आपको ध्यान देना है कि आपका ये रनिंग मोड में होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आपको रन करना पड़ेगा। जैसे अभी ये ऑलरेडी रनिंग मोड में है, तो यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, तो ये जैसे मैंने अभी लोकल होस्ट लिखा और ये इस तरीके से एक पेज ओपन हो गया, वो पेज ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये बाय डिफॉल्ट कभी कभी किसी के सिस्टम पे डिपेंड करता है, कोई कोई बाय डिफॉल्ट इसको रन कर देता है, कोई कभी कभी आपको यहाँ पे जाके रन, यहाँ पे अगर ये स्टॉप है तो यहाँ पे रन का आपको एक बटन रहेगा। और माई एसक्यूएल को भी रन करना है और अपेचे को भी रन करना है। और यहाँ पे मेरे केस में ये दोनों ही रनिंग मोड में है, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस स्क्रीन को मैं क्लोज भी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा काम करेगा। एक तरीका ये है देखने के लिए कि आपके सिस्टम में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें जो काम का चीज है वो है टूल्स के जस्ट नीचे आपको मिलेगा PHP माई एडमिन। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे,
कुछ इस तरह का स्क्रीन ओपन होगा और ये हमारा माई एसक्यूएल लोकल होस्ट है। ठीक है, तो मतलब माई एसक्यूएल लोकल होस्ट होने का मतलब क्या कि ये मेरा डेटाबेस है और यहाँ पे हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, यानी डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होता है ना, जैसे इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, टेबल को डिलीट करना, रो को डिलीट करना, बहुत सारे जितने भी ऑपरेशंस है सब कुछ आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो चीजें हम करेंगे, कैसे सब चीजें होगा देखिए। मैं जो अभी आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और मैं अभी आपको कुछ शॉर्टकट कीज आपको बताऊंगा जिसके हेल्प से हम डेटाबेस का सभी ऑपरेशंस यहाँ पे इस स्क्रीन पे हम परफॉर्म करेंगे, बिना एक भी सिंगल लाइन का कोडिंग किए हुए, विदाउट विदाउट कोडिंग किए हुए। और इसके बाद फिर हम लोग पूरा कोडिंग के साथ हम लोग देखेंगे कि कोडिंग के बाद किस तरीके से क्रिएट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या कि ये जो इधर आपको जो दिख रहा है ना, टेस्ट है, पीएच माई एडमिन है, माई एसक्यूएल, ये सब चीजें जो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये सब डेटाबेस का नाम है जो पहले से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बना हुआ था। कुछ मैंने बनाया होगा बाय डिफॉल्ट, कुछ कुछ बहुत सारी चीजें बना हुआ है। ठीक है, तो ये डेटाबेस का लिस्ट आपको इस तरफ आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब माइस्क्वेल लोकल होस्ट के जस्ट नीचे आपको भी दिखेगा क्रिएट न्यू डेटाबेस। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर आपको डेटाबेस का नाम बताना है कि आप डेटाबेस जो बनाओगे उसका क्या नाम आप देना चाहते हो। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या नाम देना चाहते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया माई डीवी, डीवी फॉर डेटाबेस। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट बटन है, जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि आपको एक मैसेज दिखा रहा है, यहाँ पे टिक साइन किया हुआ है, डेटाबेस माई डीवी हैज बीन क्रिएटेड। मीन्स हमने कोई कोड नहीं लिखा, जस्ट हमने डेटाबेस का नाम लिखा और डेटाबेस क्रिएट करके हमें दे दिया। लेकिन अब जो सिंटैक्स है, डेटाबेस क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है वो कम्प्लीटली अलग है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स अलग है, और आप लोग भली भांति उससे आप अच्छी तरीके से परिचित हो चुके हो। बट यहाँ पे जो माई एसक्यूएल का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से है। उसके नीचे सिंटैक्स भी दिया हुआ है कि जो डेटाबेस अभी हमने जो क्रिएट किया है, इंटरनली कौन से कोड को हमने एग्जीक्यूट करवाया है। ठीक है, इंटरनली। तो ये जो कोड है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, इस लाइन ऑफ कोड की वजह से यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट मैंने वहां पे क्रिएट बटन पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक बन चुका है। लेकिन इंटरनली ये कोड एग्जीक्यूट हुआ जिसकी वजह से आपको माई डीबी डेटाबेस बेस क्रिएट हो चुका है। अब अगर इधर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा जो भी मैंने नाम दिया था डेटाबेस का, माई डीबी, और ब्रैकेट में आपको जीरो दिखाएगा। जीरो मीन्स क्या कि देयर इज नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, कि अभी जस्ट हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, इसके अंदर हमने कोई भी टेबल को क्रिएट नहीं किया है। तो अब टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर क्या होता है, डेटाबेस मीन्स इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, डेटाबेस मीन्स कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, और टेबल्स में क्या होगा, बहुत सारा डेटा होगा जहाँ पे हम डेटा को स्टोर हम करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखोगे क्या कि क्रिएट न्यू टेबल ऑन डेटाबेस माई डीबी, वो बता रहा है कि आप इस डेटाबेस के अंदर आप जो टेबल बनाओगे उसका नाम आप क्या देना चाहते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया माई टेबल। आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, इसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब नंबर ऑफ फील्ड्स, कि आपको कितना फील्ड्स का डेटा उसमें स्टोर करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल में बता रहा था कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, तो कितना डेटा आपके पास है जिसको आप स्टोर करना है। राइट, तो आप ये समझो कि आपको स्टोर करना है उसमें क्या, एक मैं इस तरीके से देता हूँ क्या, एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल, एक एम्प्लॉय के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ। और टेक्स्ट बॉक्स के पास जो है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता दूं कि जैसे कि आप इस तरह का आप एच टी एम एल के थ्रू आपने जो डिजाइन किया है कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सिटी। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो है सो लास्ट में यहाँ पे नीचे एक बटन होगा और कुछ इस तरीके से डिजाइन यहाँ पे बना होगा। देखिए,
ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो है सो एक मेरा बटन है और सबमिट नाम का बटन इस तरीके से बना हुआ है। तो आपको ये आपने HTML के थ्रू आपने इसको डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। और जावा में आपने कोडिंग करना है और यहाँ पे यूजर जो भी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, ये सभी डेटाबेस में जाके स्टोर होना चाहिए। तो ये HTML में कैसे बनता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब HTML का जो इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट पेज पे कैसे दिखाना है, मैंने सर्वलेट के थ्रू आपको वो भी चीज करके आपको दिखाया। बट सर्वलेट में वो टेम्पररी स्टोर कर रहा था, वो परमानेंटली स्टोर नहीं कर रहा था। तो अभी हम यहाँ पे जो यूज हम लोग करेंगे वो यूज करेंगे डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर मुझे भी इस तरीके का एक टेबल पहले से डिजाइन करके रखना होगा, ठीक है। तो टेबल ऑलरेडी यहाँ पे जो है हम लोग कुछ इस तरीके से टेबल बनाएंगे, ठीक है। मैं ओवरऑल अभी समझा रहा हूँ, फिर वहां पे हम लोग करके देखेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेबल में भी 3 हमारे पास में रहेगा। और यहाँ पे जो रहेगा मान लो कि आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, और यहाँ पे सिटी होगा। अब ये डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब यूजर जो भी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बॉक्स में देगा, राइट, यहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो भी दिया वो यहाँ पे आ जाएगा, कुछ नाम दे दिया, कुछ सिटी दे दिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डेटा परमानेंटली स्टोर होते जाएगा, यानी आपके वेबसाइट पे आके जो भी रजिस्ट्रेशन करता चलेगा और ये ऑटोमेटिक बढ़ता चलेगा। आपको इसके लिए सोचना नहीं है, आप जितना डेटा दोगे उतना वो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक होता रहेगा, ठीक है। उसके लिए आपको नहीं सोचना है, जस्ट आपको ये डिजाइन करके आपको रख के छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से डेटा कैसे यहाँ तक जाएगा, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या, ये हमारा HTML में आपने डिजाइन आपने कर लिया और ये जो है हमारा डेटाबेस में होगा, ठीक है। तो डेटाबेस में भी पहले से आपको ये चीज डिजाइन आपको करके बना के रखना पड़ेगा। और फिर जावा प्रोग्रामिंग के हेल्प से HTML में यहाँ पे फॉर्म के अंदर जो भी यूजर इंफॉर्मेशन देगा वो सभी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में यहाँ पे आके परमानेंटली स्टोर होता रहेगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और डेटाबेस की क्यों जरूरत है। तो डेटाबेस में आके मुझे भी टेबल क्यों बनाना हुआ, अभी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय टेबल। इस केस में यानी अभी जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया, तो हमारे पास कितना फील्ड्स है, तो 1 2 3 फील्ड्स है, यानी 3 फील्ड्स के लिए आपको जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप पहले से सोच समझ के आप डिजाइन कीजिए, तो फिर काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ फील्ड्स मैंने यहाँ पे 3 ले लिया। क्यों 3 लिया अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर यहाँ पे गो बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करते हो आप, तो आपको 3 मेमोरी लोकेशन उसने दे दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पे देखोगे फील्ड का नाम, ठीक है। फील्ड का नाम हमने यहाँ पे दे दिया क्या, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। इसमें हम लोग देते हैं क्या, एम्प्लॉय का नाम। और इसमें हमने दे दिया एम्प्लॉय का सिटी, ठीक है। ये फील्ड्स में हमने दे दिया। अब इसके जस्ट नीचे वाले अगर हम इसमें देखेंगे, टाइप बता रहा है कि जो एम्प्लॉय आईडी हम देंगे वो किस डेटा टाइप का होगा, ठीक है। तो इंटीजर में हम लोग यूज हम करेंगे, तो यहाँ पे इंटीजर को रखेंगे। बट हम बात करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम का। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ स्ट्रिंग वगैरह टाइप का यूज नहीं करना है, जो हम लोग जावा में डेटा टाइप देखते हैं उससे यहाँ पे काफी डिफरेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वेर कैर यूज करते हैं। वेर कैर मतलब वेर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर का मतलब क्या कि अगर आपने वेरचर सेलेक्ट किया है डेटा टाइप में, इट मींस दैट यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यूज। आप उसमें नाम भी स्टोर कर सकते हैं, यानी अल्फाबेट भी स्टोर कर सकते हो, और आप नंबर भी उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरचर, ठीक है। सबसे सेफेस्ट साइट मतलब डेटा टाइप है ये। सेम उसी तरीके से एंटर सिटी में भी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको जैसा जरूरत है वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास वेरचर जो है ये आसानी से मेरा काम कर लेगा। अब लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ जो है ये थोड़ा सा सेंसिटिव चीज है, यहाँ पे समझना कि अगर आपने किसी भी फील्ड का डेटा टाइप अगर इंटीजर अगर आप रखते हो, तो कंपलसरी तौर पे उसका जो लेंथ होगा 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले से प्री डिफाइंड है ये कि 11 से ज्यादा आपको नहीं रखना है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन बात करते हैं वेर केयर का, ये आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको रखना है, 100 200 500 1000 कुछ भी रखो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे 44 रखा, ठीक है, रैंडमली मैंने कुछ भी रख दिया। तो 44 मीन्स क्या कि जो एम्प्लॉय का जो नाम होगा मैक्स टू मैक्स 44 कैरेक्टर तक का आप आराम से यहाँ पे इनपुट दे सकते हो।
ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने 44 दे दिया, आपको जितना चाहिए आप उतना सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 इंपोर्टेंट फील्ड्स था जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पे आपको दिखेगा इंडेक्स। इंडेक्स में यहाँ पे आप जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्राइमरी को सेलेक्ट कीजिए। प्राइमरी मतलब ये होता है कि जो भी एम्प्लॉय का जो आईडी होगा वो यूनिक होगा। किसी एक एम्प्लॉय का आईडी आपने 1 अगर असाइन कर दिया, तो अब वो 1 जो है वो किसी और दूसरे एम्प्लॉय के आईडी में असाइन नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी। मतलब आप इसको यूनिक भी बोल सकते हो कि जिसको एक बार अलॉटमेंट हो गया वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को अलॉट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट आपको एक दिखेगा। ऑटो इंक्रीमेंट पे यहाँ पे चेकबॉक्स है, उसको टिक कर दीजिए। ऑटो इंक्रीमेंट क्या मतलब, ये कि अब आपको एम्प्लॉय आईडी अपने कोडिंग के थ्रू देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एम्प्लॉय आईडी यहाँ से आप दो नहीं दो कोई मैटर नहीं करता है, और ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से ही वो ऑटोमेटिक ले लेगा। बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, लेकिन हम बाद में आपको बताऊंगा कि अगर आपको कहीं से एक सर्टेन नंबर से स्टार्ट करना है तो उसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे कि हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में कैसे कोडिंग करते हैं, ठीक है, जैसे ये कोडिंग है तो नोटपैड प्लस प्लस में जो ये लाइन नंबर इधर आप देख रहे हो 16 17 18 जो कुछ भी आपको दिख रहा होगा, है ना, तो ये आप नहीं लिखते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैं एंटर करते जा रहा हूँ, ये बढ़ते जा रहा है ना, तो ये यहाँ पे क्या चीजें किया गया है इंटरनली, ऑटो इंक्रीमेंट किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 से इंक्रीमेंट यहाँ पे होते जा रहा है। हम आप इसमें मैं यहाँ पे कुछ लिखता नहीं हूँ मैनुअली, तो ये सब चीजें कैसे हो रहा है, वो ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से यहाँ पे होता है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट मैंने कर दिया, तो आईडी आपको देने की जरूरत नहीं होगा, ऑटोमेटिक 1 2 3 4 होता रहेगा। बस इतना मोर देन इनफ है आपको टेबल डिजाइन करने के लिए। बाकी इन्फॉर्मेशन इस तरफ कुछ भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे गो है, गो पे मत क्लिक कीजिए, सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा। सेव बटन पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टिक मार्क आपको दिखेगा, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या, टेबल। टेबल का नाम है, टेबल जो क्रिएट हुआ है कहाँ पे क्रिएट हुआ है, माई डीबी के अंदर, मतलब जो डेटाबेस मेरा था माई डीबी, उसके अंदर एम्प्लॉय टेबल हैज बीन क्रिएटेड। लेकिन यहाँ पे इसका कोड भी आपको दिखा रहा है कि ये कोड है, बिकॉज ऑफ दिस लाइन ऑफ कोड जो है इंटरनली इस टेबल को उसने क्रिएट किया है। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, बहुत सिंपल सा सिंटैक्स, आपको देख के समझ में आएगा। क्रिएट टेबल, डेटाबेस का नाम, किस डेटाबेस के अंदर इस नाम का एक टेबल क्रिएट करो जिसके पास एम्प्लॉय आईडी हो, इंटीजर में उसका डेटा टाइप होगा, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सिटी है, वेरकर है, ये सब चीजें हैं। नॉट नल मतलब स्टार्टिंग कोई वैल्यू में दे नहीं रहा हूँ, और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है, प्राइमरी की मैंने सेट किया हुआ है। तो ये माई एसक्यूएल का सिंटैक्स है टू क्रिएट अ टेबल। ठीक है, अब ये इंटरनली सब कुछ काम कर गया है, जिसकी वजह से आपको टेबल रेडी बना के दे दिया उसने। अब जहां पे हम लोग यहाँ पे देखा करते थे कि ब्रैकेट के अंदर 0 हुआ करता था, अब आप यहाँ पे 1 आपको दिखेगा। इट मीन्स दैट टेबल क्रिएट हो चुका है, और टेबल का नाम भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, जब भी आप टेबल बनाओ एक चीज पे आपको ध्यान देना है, या डेटाबेस बनाओ, बीच में स्पेस मत लेना आप। ठीक है, अगर आपको 2 वर्ड अगर यूज करना है तो बीच में अंडरस्कोर आप यूज कर दीजिए, वो चलेगा। लेकिन ईएमपी स्पेस टेबल ऐसे नहीं लेना है। या यहाँ पे भी फील्ड का जब भी आप नाम लेते हो, तो फर्स्ट नेम है तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट और नेम के बीच में आप स्पेस ले लो, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। जैसे आप जावा में जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, है ना, तो वेरिएबल का भी नाम के बीच में स्पेस कभी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आप उस बात पे वही चीजें रूल यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फील्ड के अंदर ये सब चीजें बता रहा है। ठीक है, और सब टाइप्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया, तो टेबल हमारा रेडी हो चुका है। तीनों फील्ड्स में आपको डिफरेंस ये दिखेगा कि एम्प्लॉय आईडी के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। अंडरलाइन इंडिकेट करता है कि ये एम्प्लॉय आईडी जो है, ये ऑटो इंक्रीमेंट आपने किया है और इसको प्राइमरी की आपने सेट किया हुआ है, इसलिए ये अंडरलाइन है। बाकी में अंडरलाइन आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि इसको मैंने प्राइमरी की नहीं किया है। दूसरी बात क्या कि एक टेबल में आप किसी एक ही चीज को प्राइमरी की सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि दो दो चीज को, एम्प्लॉय नेम को भी आप प्राइमरी की सेट करना चाहो तो नहीं होगा। ठीक है, तो कोई एक ही फील्ड जो होगा जिसको आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये रूल है, छोटा सा रूल है, बहुत ईजी है चीजें समझना। तो डेटाबेस बन चुका है, टेबल बन चुका है। अब अगर मुझे इसी टेबल के अंदर कुछ डेटा को स्टोर करवाना हो तो हम डेटा स्टोर किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। वहां पे आपको एक बटन दिया होगा जिसका नाम है इंसर्ट बटन, आपको दिख रहा होगा। मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे, आपको मिलेगा इंसर्ट, जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है।
जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे वैल्यू देने के लिए एक बार में दो वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे फील्ड आपको यहाँ पे दिखेगा एम्प्लॉय नेम। इस फंक्शन का यूज नहीं करना है, वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि हमें वैल्यू कैसे देना है। ठीक है, और एक बार में दो यहाँ पे चीजें यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वैल्यू कैसे देंगे, सबसे पहला जो है ये है एम्प्लॉय आईडी के लिए। तो आईडी मैंने आपको बताया कि हमने प्राइमरी की सेट किया हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट भी किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी देने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम हमने कुछ दे दिया इस तरीके से, ए समथिंग, बी समथिंग, सी और डी। ठीक है, यानी दो एम्प्लॉय का डिटेल मैंने यहाँ पे दे दिया है, लेकिन दोनों में एम्प्लॉय आईडी मैंने नहीं दिया है। ठीक है, तो किसी भी गो बटन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो मैं नीचे वाले पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, आपको यहाँ पे मैसेज आपको दिखाएगा 2 रोज इंसर्टेड, 2 रो इंसर्ट हो चुका है। अब प्लस उसका कोड भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कोड क्या है, यानी इंसर्ट अगर करना हो डेटा को इस टेबल में, तो उसके लिए जो कोड है, यहाँ भी आपको कोड लिखा हुआ है, यहाँ भी कोड लिखा हुआ है। अभी आप देखो, इंसर्ट करने का जो सिंटेक्स क्या होता है, इंसर्ट इनटू डेटाबेस का नाम, इस टेबल का नाम, यानी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ये सब फील्ड्स था, है ना, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी। और वैल्यूज में अब ये फर्स्ट वैल्यू जो हमने दिया है वो इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू आपने देख सकते हो, नल ए नल। क्यों? क्योंकि हमने आईडी दिया ही नहीं था, इसलिए नल यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, सेकंड जो है यहाँ पे फिर से नल, यहाँ पे ये नेम और ये सिटी, सेकंड एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे हमने दे दिया। और ये ऑलरेडी जो है ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, आपको कुछ करना नहीं है, तो अभी आपको देखना है कि वो डेटा गया कहाँ, वो यहाँ पे जो भी हमने अभी जो इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे आना है। देखो यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टेबल के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है सभी आपको यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी, और यहाँ पे ये पूरा डेटा हमने जो भी दिया था, आईडी 12 बाई डिफॉल्ट ले लिया क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे ले लिया। लेकिन हमने तो नल दिया था, कुछ दिया नहीं था, बट फिर भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ से इसने आसानी से यहाँ पे ले चुका है। ठीक है, अब ये चीजें तो हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि दो अलग अलग पार्ट है, कैसे, ये चीजें भी आपको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है कि अगर आप इधर ईएमपी टेबल जो हमने लिखा है, अगर इस पे क्लिक करते हो तो आपको ये चीज आपको दिखाएगा टेबल में क्या सब चीजें हैं। लेकिन इसके पहले वाला पे अगर क्लिक करते हो, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखो, जैसे कर्सर रखोगे तो आपको बताएगा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे अगर रखोगे तो बोलता है ब्राउज। ब्राउज करने का मतलब क्या कि इसके अंदर कितने डेटा है वो सब कुछ बता देता है। ठीक है, और डेटाबेस के अंदर जो टेबल है, टेबल के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर फेच करना होता है तो उसके लिए माइस्क्ल में सिंटेक्स यूज करते हैं क्या, कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, वो कोड आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ कोड की वजह से आपको ये सब कुछ डेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन फेच करके आपको दिखा रहा है। लेकिन इससे पहले जो था यहाँ पे स्ट्रक्चर, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो पहला वाला जो था स्ट्रक्चर, उस टेबल का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिखा देगा कि आपने टेबल में क्या क्या फील्ड्स दिया है, क्या डेटा टाइप यूज किया है, किसको ऑटो इंक्रीमेंट किया है, प्राइमरी की कौन सा है, ये सब चीजें आप यहाँ से पे चाहे तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। और अगर बाद में अगर आपको कुछ नया फील्ड ऐड करना हो तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि डिजाइन करते टाइम आपने 3 ले लिया, ठीक है, आपको लग रहा था कि 3 से मेरा काम हो जाएगा, बट अब आप बाद में लग रहा है कि नहीं, मुझे एक और फील्ड इसमें ऐड करना जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको भी ऐड कर सकते हो। कैसे, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ऐड, यहाँ पे लिखा है ऐड, कितना आपको फील्ड ऐड करना है, 2 3 4 जितना आपको ऐड करना आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक करके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद पूछेगा कि एट एंड ऑफ द टेबल या एट द बिगिनिंग ऑफ द टेबल, या किसी एक इंफॉर्मेशन के बाद। जैसे मान लो कि आपको जो एक न्यू जो इन्फॉर्मेशन बनाना है, मुझे ईएमपी नेम के बाद बनाना हो, तो यहाँ पे आफ्टर ये सेलेक्ट कर सकते हो कि अच्छा किसके बाद आपको वो पर्टिकुलर फील्ड को ऐड करना है। ठीक है, या आपको सबसे टॉप पे यानी एम्प्लॉय आईडी से भी पहले कुछ आपको फील्ड एक नया ऐड करना है, या एंड ऑफ द टेबल आपको ऐड करना है, तो जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से उसको रेडियो बटन को टिक कर सकते हो आप। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको टिक कर दिया कि मुझे एक फील्ड ऐड करना है एट एंड ऑफ द टेबल। ठीक है, इसके बाद में इसको सेलेक्ट किया, और जैसे आप यहाँ पे गो करोगे आप, तो सिर्फ एक फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दिया, और आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है तो वो चीज आप यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, ईएमपी ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे भी वेर क्या सेलेक्ट कर दिया, और ये भी कुछ भी मैंने 44 दे दिया, और कुछ भी चेंजेस करना नहीं है, और जस्ट यहाँ पे आके हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे ऐड
हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमें डेटा तो नहीं दिया है, इस एम्प्लॉय आईडी में हम लोग ऑलरेडी वैल्यू हमें इंसर्ट कर दिया था, ईमेल में हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया था। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये खाली आपको मिलेगा, क्योंकि हमने कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया नहीं था, ठीक है। तो अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है, तो अभी आप नेक्स्ट टाइम से आप जो भी आप देते हो वो सभी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जाएगा। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ भी डेटा यहाँ पे दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी दे दिया, यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी दे दिया, और अभी मैं गो बटन पे क्लिक करता हूँ। सेम उसी तरीके से आपको दिखा रहा है 2 रोज इंसर्टेड, और जैसे इस एम्प्लॉय टेबल पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाया, टेबल के अंदर में क्या क्या कॉलम्स होना चाहिए वो सब कुछ मैंने फील्ड्स बताया, डेटा टाइप सेलेक्ट किया, डेटा को इंसर्ट कर दिया, किसको प्राइमरी की सेट करना है, ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अब आपको चाहिए क्या, कि आप चाह रहे हो क्या कि मुझे जो है कि ये डेटा हमें नहीं चाहिए, या इसको डिलीट कर दो आप, ठीक है। तो बहुत ही आसान है डिलीट करना। डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, और देखो वहाँ पे बता भी रहा है डिलीट। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ डिलीट, यहाँ पे हमें बस दिखा रहा है कि आप एक बटन पे ओके करो डिलीट हो जाएगा, लेकिन इंटरनली जो है ये माइस्क्विल का सिंटैक्स काम करता है, माइस्क्विल का क्वेरी काम करता है। वो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, डू यू रियली वांट टू। अब ये डिलीट का क्वेरी है, डिलीट का सिंटैक्स है, डिलीट करने का जो फॉर्मेट है वो क्या है, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम डेटाबेस का नाम, कि इस डेटाबेस के अंदर, इस टेबल के अंदर वेयर एम्प्लॉय टेबल डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू टू। मतलब ये बता रहा है क्या, कि आपको ये जो रो आपको डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, जिसका एम्प्लॉय आईडी 2 है उसी को डिलीट करना है। आप जैसे ओके करोगे और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगर आपको इसको भी डिलीट करना है, फिर से यहाँ पे ये क्रॉस पे आप क्लिक करते हो, फिर से यहाँ पे ओके करते हो, वो भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। और ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अब अगर मुझे इसको अपडेट करना हो, ठीक है, तो मुझे कुछ इसमें से चेंजेस करना हो, एम्प्लॉय ईमेल का या सिटी का या नेम का अगर चेंजेस करना हो, तो इससे जस्ट पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक एडिट का बटन है ना, पेन जैसा आपको दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फिर से वही वैल्यू वाला पेज आपको ओपन करके दे देगा, और यहाँ से आपको जो भी आपको चेंजेस करना है आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो आप, ठीक है। ईमेल आईडी भी आपको चेंजेस जो भी करना है, जितने भी चीजें आपको करना है सारा चीज यहाँ से कर सकते हो। और गो बटन पे आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे इमीडिएट अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारा चीज इस तरीके से कर सकते हैं, 1 बाय 1 रो आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट ये है कि अभी जो मैंने ये टेबल क्रिएट किया है, इस पर्टिकुलर टेबल को मुझे आपको सेंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। या आपने एक लैपटॉप पे किया और आपको किसी दूसरे लैपटॉप पे यूज करना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो इस पर्टिकुलर टेबल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे एक्सपोर्ट होगा, देखिए यहाँ पे एक बटन है एक्सपोर्ट करके, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इसी टेबल पे है, इसी पेज पे हम लोग आज हैं यहाँ पे। तो अभी आपको जस्ट एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप एक्सपोर्ट बटन पे आप क्लिक करते हो आप, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल में सिंटैक्स वो यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आना है और गो बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो है यहाँ पे आप देखोगे ये चीज जो है यहाँ पे बन चुका है, एम्प्लॉय जो टेबल था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसे आप पेन ड्राइव में चाहो तो आप इसको पेन ड्राइव में आप इसको रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये डाउनलोड अब हुआ है कंप्लीट, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। आई होप कि आप मेरा डेस्कटॉप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल देख पा रहे हैं, मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और इसे अभी आप अपने पेन ड्राइव में आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये अगर आपने पेन ड्राइव में ले लिया और फिर इसका आप यूज कैसे करोगे आप, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास माई होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी आप एज्यूम करो कि ये आपका दूसरा कंप्यूटर है, और यहाँ पे होम बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप होम बटन पे क्लिक करेंगे तो आप एज्यूम करो कि अभी जो मैंने डेटाबेस बनाया था, यहाँ पे मैंने माई डीबी करके बनाया था डेटाबेस। अभी मैं कुछ यहाँ पे कुछ दूसरा नाम देता हूँ, मैंने सीएनसी वेब करके एक डेटाबेस में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक किया, तो अभी आप देखेंगे कि सीएनसी वेब नाम का एक डेटाबेस बन चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जीरो है, और जीरो मतलब क्या है, अभी इसके अंदर कोई टेबल हमने नहीं बनाया है।
और अब मुझे क्या करना है कि अभी जो मैंने टेबल को एक्सपोर्ट किया था और डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था, वही टेबल मुझे इस डेटाबेस के अंदर, यानी सीएनसी वेब नाम का जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे लिखा हुआ डेटाबेस, तो इस डेटाबेस के अंदर वही टेबल को मुझे यहाँ पे लाना है। तो हम किस तरीके से लाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट के जस्ट बाद में आपको एक बटन मिलेगा इंपोर्ट करना का, ठीक है। जस्ट आप इंपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आएगा लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे चूज फाइल है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम ओपन कर देगा ये, और फिर आपने डेस्कटॉप पे सेव किया है हमने, तो डेस्कटॉप पे आप उस फाइल को ढूंढ लो कहाँ पे है, कहाँ पे ये है ना, ईएमपी टेबल। इसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ चुका है, राइट। और सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आपको गो बटन आपको दिखेगा, इस गो बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस गो बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे emp अंडरस्कोर टेबल आ चुका है, 0 की जगह पे 1 आ चुका है, मतलब ये यहाँ पे मैसेज भी दिखा रहा है, इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया था वही सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी दिखेगा। आपका सिस्टम भले चेंज भी हुआ तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप डेटाबेस बनाते हो, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, या दूसरे सिस्टम से भी आप इंपोर्ट करके अपने डेटाबेस के अंदर उस पर्टिकुलर चीज को आप रख सकते हो। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या कि अब ये सब चीजें जो भी मैंने आपको बताया है, ये कंप्लीटली मैंने आपको समझने के लिए शॉर्टकट तरीका बताया है। और जो हम लोग जो प्रोजेक्ट पे जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कुछ इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें उतना कोडिंग करने के लिए वक्त नहीं रहता है कि आप कोडिंग के थ्रू आप बनाओ, फटाफट ये सब चीजें किया और हमने यूज कर लिया। लेकिन अभी हम लोग बिगनर हैं और सीखना है मुझे कि ये सब चीजें इंटरनली हुआ कैसे, ठीक है। तो ये सब चीजें अब हम लोग कोडिंग के थ्रू देखेंगे। उसमें भी कोडिंग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लोग जो कोडिंग करेंगे, मेरा जो हम लोग जो इक्लिप्स यूज करते हैं, यानी जावा का प्रोग्राम जो होगा, उसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। मतलब दो अलग 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 क्या बोल सकते हैं, दो अलग अलग सिंटैक्स वाला कोडिंग, राइट। माई का सिंटैक्स आपने देखा, थोड़ा अलग चीजें हैं, जावा का सिंटैक्स ऑलरेडी आप लोग जानते हो। तो जावा में हमें कोडिंग करना है कि डेटाबेस कैसे बनेगा, डेटाबेस बनाया तो उसके अंदर टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल बना तो उसके अंदर डेटा स्टोर कैसे करेंगे, स्टोर किया मुझे डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है। ये अभी जो कुछ भी मैंने आपको करके दिखाया है, जस्ट वन बटन के क्लिक पर करने पे सब कुछ मैंने करके आपको दिखा दिया। लेकिन यही सब चीजें कंप्लीटली कोडिंग के थ्रू करना है, वो भी कोडिंग मुझे जावा में करना है, इस पेज पे नहीं करना है जो भी आपको दिख रहा है, यानी माई स्किल में करना ही नहीं है। और इसी को, तो ये सब चीजें क्या होगा कि दो अलग अलग चीजें हो रहा है, और तो उसको कनेक्टिविटी कैसे होगा, तो इसी को कहते हैं क्या कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जहां पे जावा को कनेक्ट करेंगे इस माई एसक्यूएल पेज के साथ। तो जैसे दो चीजें कनेक्ट होता है, तो माई एसक्यूएल के पास कुछ यूजर नेम और पासवर्ड होता है, ठीक है। और उसी यूजर नेम एंड पासवर्ड के हेल्प से जावा आसानी से कनेक्ट हो सकता है इस पर्टिकुलर माई के साथ। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका यूजर नेम क्या होता है और पासवर्ड क्या होता है, और क्या हम अपने अकॉर्डिंग यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हैं क्या, वो किस तरीके से करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं होम बटन पे, मैंने क्लिक किया, वापस से कुछ इस तरीके से मेरा होम पेज आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कि यूजर नेम एंड पासवर्ड कहाँ पे है इसका। यहाँ पे आपको दिखेगा प्रिविलेजेस, ठीक है। प्रिविलेजेस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूजर ओवरव्यू आपको दिखेगा। यूजर ओवरव्यू के अंदर में यहाँ पे यूजर में आपको बहुत सारी चीजें दिख रहा है, एनी पीएमए रूट फूट समथिंग लिखा हुआ है। होस्ट में भी लोकल होस्ट कुछ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, पासवर्ड नो 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 हर जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप चाहते हो कि हम खुद से यूजर नेम पासवर्ड सेट नहीं करें, ठीक है, तो उस केस में आप जो यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे ये ROOT यूजर नेम होगा, और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक्सेस आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो क्या कि नहीं, मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी के साथ काम करना चाहता हूं, और जो मेरा डेटाबेस है वहां पे मैं खुद का यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू इसको एक्सेस करवाना चाहता हूं। देन हाउ कैन यू क्रिएट योर ओन यूजर नेम एंड पासवर्ड to connect the Java with the database? So how can we do that? For that purpose, you have to click here, add a new user. बहुत बारीकी से समझिएगा, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐड अ न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे
ऐड अ न्यू यूजर के लिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग रहा है। यूजर नेम आप क्या देना चाहते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूजर नेम देना चाहते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया CNC वेब, ठीक है। होस्ट का नाम आपको बताना होगा, तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे क्लिक कीजिए, लोकल होस्ट सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी सब कुछ हम लोग लोकल होस्ट पे ही करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पासवर्ड है ये आपको डिसाइड करना है कि आप पासवर्ड यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड है मैंने दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पासवर्ड मैंने दे दिया। इसके बाद जो है यहाँ पे रीटाइप करना है पासवर्ड को, 1 2 3 4 5 मैंने पासवर्ड दे दिया। जनरेट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इस पे मत क्लिक कीजिए। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटो मतलब सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड होगा, जो काफी टफ होगा, याद रखना मुश्किल होगा, क्योंकि यही मुझे पासवर्ड जो है बार बार मुझे जावा कोडिंग में हमें यूज करना होगा, क्योंकि जब भी आप जावा प्रोग्राम को जब माइस्क्यूएल के साथ कनेक्ट करना चाहोगे तो वो पासवर्ड आपको आपको हमेशा लगेगा। और पासवर्ड अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहा तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, इसलिए पासवर्ड थोड़ा सा सिंपल रखो, जो आप आसानी से 4 5 डिजिट का रखो। तो इसलिए मैं बोलूंगा जनरेट बटन पे क्लिक नहीं करने के लिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब इस यूजर नेम एंड पासवर्ड के हेल्प से आप अगर यहाँ पे आते हो इस माईएसक्यूएल वाले पेज पे, तो क्या क्या चीजें आप करना चाहोगे इस यूजर नेम एंड पासवर्ड के हेल्प से। तो यहाँ पे ये सभी डेटाबेस का इतने सारे ऑपरेशंस होता है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब चीजें जो है आप करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ क्या कि इस यूजर नेम पासवर्ड के हेल्प से मैं डेटाबेस का जितना भी ऑपरेशन है, यहाँ पे देखो सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट फाइल, सब कुछ सारा चीज आप करना चाहते हो, तो जस्ट यहाँ पे चेक ऑल कर दो। अगर आपको सेलेक्टिव आपको देना हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने चेक ऑल पे क्लिक कर दिया, मतलब जितने भी डेटाबेस का ऑपरेशन है सब कुछ मैं करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी हमने सेट किया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको गो बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा यू हैव एडेड अ न्यू यूजर, ठीक है। अब फिर से मुझे देखना हो कि कैसे वहां पे मैंने जो बनाया है CNC वेब नाम का जो यूजर हमने क्रिएट किया है वो वहां पे है या नहीं है। तो फिर से आपको होम बटन पे क्लिक करना है। जैसे आपने होम बटन पे आपने क्लिक किया, तो अब यहाँ पे प्रिविलेजेस में वापस से आप जाके अगर आप देखेंगे तो मैंने जो क्रिएट किया था CNC वेब यहाँ पे आ चुका है, लोकल होस्ट पे रन होगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ यस दिखा रहा है, ये सिक्योरिटी की बात है, मतलब पासवर्ड आपने दिया है, अब क्या दिया है ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप याद रखो कि क्या आपने दिया है। और ऑल प्रिविलेजेस मैंने ऑन कर दिया था, क्योंकि सभी चेक बॉक्सेस पे मैंने टिक कर दिया था कि डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी चीजें ऑपरेशंस है, मैं सभी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ CNC वेब एंड पासवर्ड जो भी हमने 1 2 3 4 5 दिया था उसके हेल्प से। तो ये चीजें आपको, यही यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग यूज करेंगे कब, जब हमें जावा को डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना होगा, उस वक्त हम इसका यूज हम करेंगे। कैसे करेंगे वो जब जावा पे हम लोग जाएंगे तो वहां पे हम लोग करेंगे ये सब चीजें, ठीक है। तो ये मैंने एक ओवरऑल आपको सारा चीज बता दिया कि डेटाबेस में क्या सब चीजें होता है और कैसे कैसे करना है, कि डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, वैल्यू इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, सारा चीज मैंने आपको बता दिया कंप्लीट टेबल को। अच्छा अभी आप देखो, एक चीज बताना मैंने बताया नहीं, जैसे ये CNC वेब अभी जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और टेबल भी यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर अभी मैंने आपको बताया कि इसको अगर डिलीट करना, एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करना, जैसे 4 ID वाले को मुझे को डिलीट करना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया, ये डिलीट हो गया। लेकिन आप चाहते हो क्या कि नहीं मुझे 1 बाय 1 आपको चाहते पूरा टेबल ही डिलीट कर दो, ठीक है, कंप्लीट टेबल ही डिलीट कर दो। यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे 1 दिखा रहा है, मतलब क्या, एक टेबल है इसलिए ये दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये पूरा टेबल को ही डिलीट करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पे बटन है ड्रॉप, और जैसे आप इस ड्रॉप पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे ड्रॉप मतलब डिलीट करना है यहाँ पे, ठीक है। डू यू रियली वांट टू, अब क्या करना है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। अब ये माई एसक्यूएल का सिंटैक्स है टू डिलीट द कंप्लीट टेबल, और डिलीट करना यहाँ पे डिलीट करने का मतलब ड्रॉप करना उसको बोलते हैं, ठीक है, एसक्यूएल के सिंटैक्स में अगर हम बोले तो। और फिर अगर आप यहाँ पे ओके बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो अभी यहाँ पे जो CNC वेब जो डेटाबेस में यहाँ पे 1 आपको दिखा रहा है, ये 0 हो जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक किया, आप देखोगे यहाँ पे 0 हो चुका है, और यहाँ पे नीचे दिखा भी रहा है नो टेबल्स फाउंड, मीन्स कंप्लीट टेबल को मैंने डिलीट कर दिया।
अब मुझे ये डेटाबेस को भी डिलीट करना है, ठीक है, तो ये डेटाबेस मुझे नहीं चाहिए, तो फिर से यहाँ पे ड्रॉप करो, क्योंकि अब यहाँ पे कोई टेबल तो है नहीं। ऑब्वियसली अब जो ये काम करेगा, ये ड्रॉप जो होगा किसके लिए होगा, इस डेटाबेस पे वो ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉप बटन पे क्लिक करते हो, तो फिर से आप देखो यहाँ पे बताएगा यू आर अबाउट टू डिस्ट्रॉय अ कंप्लीट डेटाबेस। इसका मतलब क्या कि इसके नीचे मान लो कि पहले हमने एक टेबल बनाया था, हो सकता है कि इसके पास 10 टेबल हो, ठीक है, और आपको कोई भी टेबल भी नहीं चाहिए, आप चाहते हो डेटाबेस डिलीट करो। तो जैसे आप डेटाबेस डिलीट करोगे, तो उसके अंदर जितने भी टेबल होंगे, मान लो कि आपने 10 टेबल्स आपने क्रिएट किया है, सभी के सभी पूरा कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। इसलिए ये आपको वार्न कर रहा है, यू आर अबाउट टू डिस्ट्रॉय अ कंप्लीट डेटाबेस। इट मींस दैट कंप्लीट डेटाबेस का मतलब क्या कि इसके अंदर जितने भी एग्जिस्टिंग टेबल होगा, अभी हमारे पास कोई है नहीं, बट अगर कोई भी अगर है तो सभी कुछ कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद पूछा डू यू रियली वांट टू। अब डेटाबेस को डिलीट करने का जो सिंटैक्स है वो क्या है, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, जैसे एग्जैक्टली सेम था जैसे हमने टेबल को डिलीट किया था, तो उसके लिए भी क्या था, ड्रॉप डेटाबेस की जगह पे टेबल का नाम था, मतलब ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम था। यहाँ पे क्या है, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे, ये खत्म हो चुका है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो चीज अब आपको नहीं मिलेगा, वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है, राइट। तो ये एक कंप्लीट चीजें जो मैंने अभी आपको बताया, और जितना भी चीज मैंने अभी आपको बताया है, ये सब कुछ हमें कोडिंग के थ्रू करना है। तो इसलिए पहले मैंने आपको बताया कि क्या सब चीजें होता है। अभी आपको अच्छी तरीके से एक एक ओवरव्यू आइडिया आपको मिल गया होगा कि डेटाबेस होता क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा डिजाइन आप कीजिए, और फिर इसको हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो वो सब चीजें कैसे होगा, उसका एक अलग ही कहानी है, ठीक है। तो पहले आप इसको एक बार आप खुद से करके आप देखें, और जैसे यहाँ पे जो भी चीजें जो बन रहा है, जैसे आपने यहाँ पे कुछ आपने डेटाबेस आपने बनाया, ठीक है, तो डेटाबेस यहाँ पे जो कुछ भी आपने बनाया DB1 क्रिएट किया, तो यहाँ पे जो सिंटैक्स आता है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही यही सिंटैक्स हम लोग जावा में भी यूज हम लोग करेंगे। तो किस तरीके से वो सब चीजें होगा, तो आपको डेटाबेस, इसलिए मैं इस पे भी थोड़ा सा मैं जोर दे रहा था कि ये सिंटैक्स से क्या हो रहा है, जो डेटाबेस बना तो किसकी वजह से बना, तो इस लाइन ऑफ कोड की वजह से डेटाबेस क्रिएट हुआ। अब टेबल बनाते हो तो उसका सिंटैक्स भी दिखा रहा था, तो इंटरनली ये सब चीजें हो रहा था, लेकिन अब मुझे यही सब चीजें कोडिंग के थ्रू करना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो वो मैं आज के सेशन में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो जब स्टार्ट करूंगा तो कम से कम मुझको उसको एक्सप्लेन करने में 1 आवर तो पक्का लगेगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन देने में। तो पहले आप इसको एक बार आप खुद से आप लोग इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, गूगल पे आप लिखिएगा जैम्प, जैम्प सर्वर, या जो भी आपका विंडोज है उसके अकॉर्डिंगली आप कीजिएगा। और वैसे मैं भी आपको सेंड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।